स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनके द्वारा ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर समय समय पर जो ग्रोथ का रिपोर्ट है वो पेश किया जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए गए हैं जिसको लेकर पूरा विश्व जो है काफी चिंता में आ गया है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है कि पूरी दुनिया के 1/3 में, मतलब 1/3 कंट्रीज में रिसेशन आने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं पर भी कोई भी अगर रिसेशन आता है, स्पेशली डेवलप्ड नेशंस के अंदर, तो उसका डायरेक्ट असर बाकी देशों के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन भारत के लिए खास बात यह है कि भारत अभी भी एक ब्राइट स्पॉट में बना हुआ है, ऐसा खुद IMF के चीफ का कहना है। यहां पर आप देख सकते हो, CNN का न्यूज है, 1/3 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू बी इन रिसेशन इन 2023। तो उसको डिटेल से जानेंगे आपके इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो SIP प्लस है, दैट इज अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 2023 में, जो कि 28 ऑफ मई को होने वाला है, तो इसका स्पेशल बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, कल दोपहर 3 बजे से। तो आपके पास अभी भी मौका है इसके अंदर एनरोलमेंट कराने का। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड अंकित लाइव चेकआउट के टाइम, और ये पूरा कोर्स सबसे कम दाम पर आप ले सकेंगे। इसके अंदर 200+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस हैं। हर क्लास के बाद 50 MCQs आपको दिया जाता है। कंसोलिडेटेड जो बुकलेट्स हैं वो आपके घर तक भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो इसके अंदर कराई जाएगी। अगर आप पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं UPSC की 2024 के लिए, वो भी बैच जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, इसको आप एनरोल करा सकते हैं। या फिर NCERT कोई भी हो, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आप इसको मैक्सिमम डिस्काउंट में ले सकें। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, 1/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें से 1/3 कंट्रीज के अंदर रिसेशन आएगा। कब? ये 2023 के वर्ष में। और यहां पर यह बोला गया है कि 2023 का जो वर्ष इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो 2022 से भी कहीं ज्यादा कठिन होने वाला है। क्यों? स्पेशली बिकॉज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो US है, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, और साथ ही साथ यहां पर चाइना हो गया, इन सब की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन आएगा। IMF ने एक प्रकार से चेतावनी दी है कि जिस तरीके से यूक्रेन हो गया, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे यूक्रेन रशिया का वॉर थमता हुआ नहीं दिख रहा, इन्फ्लेशन की चिंता बनी हुई है, इसके साथ साथ हायर इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक बढ़ाते जा रहे हैं दुनिया भर के अंदर, और जिस प्रकार से चाइना में जो कोविड फैला है वो उसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर आप देखोगे US, साउथ कोरिया, कई जगह आपको केसेस देखने को मिलेंगे। तो इन सब की वजह से भी ग्लोबल इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा संकट इस समय मंडरा रहा है। ये सारी चीजें बेसिकली क्या हुआ कि IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, कई बार आपने देखा होगा इनको इंटरव्यू देते समय, तो उन्होंने यहां पर इंटरव्यू दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि यूरोपियन यूनियन, जिसमें लगभग 28 देश हैं, उसके आधे देश के अंदर, मतलब यूरोपियन यूनियन के लगभग आधे कंट्रीज के अंदर रिसेशन इस बार आएगा ही आएगा। और जिन कंट्रीज में नहीं आएगा उनको रिसेशन जैसा, मतलब वहां पर जो मिलियंस ऑफ पीपल रह रहे हैं उनको ऑलमोस्ट रिसेशन जैसा महसूस होगा। रिसेशन जैसा महसूस होने का मतलब यह है कि आपकी जॉब जा सकती है, आपकी इनकम कम हो सकती है, आपकी जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी आ सकती है। तो ओवरऑल इसी को रिसेशन के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर आप एक बहुत ही अच्छा चार्ट देख सकते हो कि वर्ल्ड जो अनसर्टेनिटी इंडेक्स, मतलब कि हम क्या अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं, क्या और ज्यादा प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो 2020 के समय ये काफी ज्यादा ऊपर चला गया था। ये इंडेक्स आप देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, उस समय तो कोविड का शुरुआत हुआ था, कुछ भी नहीं पता था, तो ये ऊपर चला गया था। फिर उसके बाद से लगातार गिरावट हो रही थी। लेकिन इस साल 2022 में आप वापस से देखिए, यहां पर फिर से इसमें बढ़ोतरी हुई है और 2022 में एकदम फिर से ऊपर चला गया है, और 2023 जो है वो और ज्यादा ऊपर रहने वाला है। मतलब अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ने वाली है और इसका इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर डेफिनेटली होता है। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें ग्लोबल ग्रोथ के बारे में, मतलब पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है, जैसे कि मान लो भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत किससे बना है? जो 28 स्टेट्स हैं उनसे बना हुआ है। तो अलग अलग राज्यों की खुद की इकोनॉमी होती है, तो सारे इकोनॉमी को आप मिला देते हो राज्यों की, तो वो इंडिया की इकोनॉमी बन जाती है। उसी प्रकार से अगर आप हर एक देश की इकोनॉमी को जोड़ दो तो उसमें कितनी ग्रोथ आती है, उसको हम ग्लोबल ग्रोथ कहते हैं, राइट। तो ग्लोबल ग्रोथ में यहां पर ऑलरेडी IMF ने इसमें कमी की हुई थी, क्योंकि यहां पर
पर रशिया यूक्रेन वॉर मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट रेट बताया। इंटरेस्ट रेट आप ऑलरेडी देख सकते हो यहां पर कि 2020 में क्या हुआ था। आपको याद होगा कि जब हम रिसेशन में जा रहे थे, चले गए थे, तो यहां पर सेंट्रल बैंक्स ने जो रेपो रेट है, जो पॉलिसी रेट है, उसको गिरा दिया था। ये आप देख सकते हो, गिरा दिया था ताकि रिवाइवल हो सके। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की वजह से यहां पर वापस से आप देख सकते हो जस्ट उल्टा आपको देखने को मिलेगा। जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है ताकि यहां पर जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन इसका दूसरा असर यह होता है कि ये ग्रोथ को नीचे ले आता है। इन्फ्लेशन ज्यादा होने से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे और ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर असर आएगा। तो आप देख सकते हो कि 2021 में जो ग्लोबल ग्रोथ था वो था 6%। फिर 2022 में कितना हुआ, जो पिछला साल गया है वो हुआ 3.2%, और 2023 में ये गिर कर कितना हो जाएगा, 2.7%। मतलब पिछले 3 साल से ये लगातार ग्रोथ गिरता जा रहा है। एंड बताया ये जा रहा है कि 2001 से लेकर अभी तक आप देखोगे 2001 से लेकर उसके बीच में बस आप 2008 वाला वर्ष छोड़ दो, जो ग्रेट रिसेशन आया था उसको छोड़ दो, तो अभी तक का सबसे वर्स्ट फेज दुनिया को देखने को मिल रहा है। और इस डाउनफॉल में सबसे ज्यादा कौन सा देश कंट्रीब्यूट कर रहा है? सबसे पहला है चाइना। चाइना के अंदर, क्योंकि आपको पता होगा जीरो कोविड पॉलिसी चल रही थी लंबे समय तक, लेकिन जैसे ही उसको हटाया गया यहां पर कोविड का सर्ज हुआ है, जिसकी वजह से चीजें सही तरीके से वहां पर नहीं चल पा रही हैं। यहां पर शॉर्ट टर्म में एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है चाइना को, और ये कोविड इन्फेक्शन आगे आने वाले समय में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चाइना की इकोनॉमी और ज्यादा कमजोर होती जाएगी। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि चाइना में भी पिछले कई दशकों के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट आपको उसके इकोनॉमी पर मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि चाइना एक मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल ग्रोथ के अंदर, तो चाइना गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है पूरा ग्लोबल ग्रोथ भी गिरेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूएस की इकोनॉमी बताया जा रहा है कि इसकी जो ग्रोथ है वो लगभग 1% के आसपास होने वाली है, और बहुत कम मार्जिन है कि यहां पर ये रिसेशन में चला जाए। मतलब कि हो सकता है कि 2023 में पॉजिटिव रहने के अलावा ये नेगेटिव में भी जा सकता है, -1% हो सकता है। यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया जा रहा है कि 3.7% है इस समय, लेकिन 2024 आते आते ये 5% हो सकता है, ऐसा आईएमएफ का कहना है। और वहीं यूरोप की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, यूरोप के आधे देश 50% जो कंट्रीज हैं वो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन में जाने वाले हैं। मतलब कि इस विंटर में ऑलरेडी वो नेगेटिव में जाने वाले हैं। तो एक तो ये डेवलप्ड कंट्रीज में गिरावट और दूसरा चाइना में, इन सब की वजह से ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन जहां तक भारत की बात है, यहां पर आप देख सकते हो कि ऑब्वियस सी बात है कि भारत पर भी इंपैक्ट आएगा। ऐसा तो है नहीं कि यहां पर पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी और भारत एकदम पूरी तरह से डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ जाएगा। लेकिन स्टिल यहां पर अगर आप देखोगे, आईएमएफ एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2022-23 ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस समय, जो 31 मार्च को खत्म होगा, इसमें भारत की ग्रोथ 6.8% रहेगी। लेकिन अगले साल 2023-24 में यह होने वाला है 6.1%, मतलब कि गिरावट होगी। लेकिन स्टिल आप यहां पर देख सकते हो, जो पॉइंट हमें नोट करने वाला है वो ये है कि 6.8% कोई कम नहीं होता इस समय जब पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। तो भारत एक प्रकार से ब्राइट स्पॉट है। इनफैक्ट अक्टूबर के महीने में क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने यह भी कहा था कि इंडिया डिजर्व्स टू बी कॉल्ड ब्राइट स्पॉट ऑन दिस अदरवाइज डार्क हॉरिजन। तो एक प्रकार से जहां पर हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, उस बीच में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भारत ने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अपनाए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक भारत को मजबूती देंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबल इश्यूज इतने सारे हैं, क्या इन सारे चीजों को भारत झेल पाएगा? देखो, यहां पर आईएमएफ ने साफ साफ कहा है कि इवन दो इस समय यूक्रेन का वॉर है, खतरा है, सैंक्शंस हो रखा है रशिया के ऊपर, जो कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, जैसे कि कमोडिटी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, लोअर एक्सटर्नल डिमांड होने की वजह से, और साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो भी काफी कम है। तो इन सभी चीजों के बावजूद भी अगर हम 6% के ऊपर रहते हैं मीडियम टर्म में, तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब जो हम चीजें इंपोर्ट कराते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो डिफरेंस होता है, तो ऑब्वियसली बात है हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं,
इसकी वजह से आप देख सकते हो कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने वाला है, ये हो जाएगा 3.5% ऑफ जीडीपी। कहने का मतलब यह है कि क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है, उसकी वजह से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट काफी ज्यादा चिंताजनक है। इसके अलावा यहां पर जो फाइनेंशियल चैनल्स के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से जो इंपैक्ट है वो भारत के ऊपर आएगा। लेकिन जहां तक फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की बात है, देखो फिस्कल आपको पता होगा ये गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है, मतलब कि कितना सरकार खर्च करती है, सरकार के पास टैक्स से मनी कितना आता है। मॉनेटरी पॉलिसी रिलेट करता है आरबीआई कितना यहां पर रेपो रेट को बढ़ा रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है। तो ये दोनों चीजों के ऊपर भी आईएमएफ ने बोला है। आईएमएफ ने क्वेश्चन किया है कि भारत का फिस्कल स्पेस काफी ज्यादा रिस्क में है, मतलब कि आपने फिस्कल डेफिसिट के बारे में सुना होगा, राइट, कि सरकार काफी ज्यादा खर्च कर देती है, तो वो खर्चा कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। ये थोड़ा सा चिंताजनक है। लेकिन उसके साथ साथ इस समय हमें जरूरत है स्ट्रक्चरल और ज्यादा रिफॉर्म्स की, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, सस्टेनेबल ग्रोथ से रिलेटेड हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो साइड है, जो हमने अचीव किया है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन का मामला हो, कई सारी चीजों में हमें बेनिफिट मिलने वाला है भारत को, वो हम इस समय अचीव कर रहे हैं। जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी की बात है तो आईएमएफ ने कहा है कि हम आरबीआई के स्टेप्स को सपोर्ट करते हैं। आईएमएफ ने बताया है कि आरबीआई के द्वारा जिस तरीके से रेपो रेट में बढ़ोतरी किया गया, उसको कहीं ना कहीं आरबीआई मेंटेन कर रही है ग्रोथ के साथ, मतलब कि ग्रोथ भी बना रहे, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में हो। ये मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई कोशिश कर रही है, जो कि आईएमएफ ने सपोर्ट किया है। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स अपनाए गए, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो गया, जो बैड बैंक्स की बात हो रही थी ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो सरकार ने बनाया, प्राइवेटाइजेशन, जो बैंक्स प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल यहां पर आईएमएफ ने इन सभी चीजों को सपोर्ट किया है। तो लेट्स सी किस तरह से चीजें टर्न आउट होने वाली हैं 2023 में। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो रिसेशन की बार बार बात कही जा रही थी 1/3 वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सा इंडिकेट करता है भारत सरकार की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट? मतलब भारत सरकार बोरो करती है ना, तो पूरा जो टोटल बोरोइंग होता है सभी सोर्सेस से, वो कौन सा टर्म इसको रिप्रेजेंट करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो 2023 के लिए, दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू। कल से ये पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।